Yes, good morning. So in the previous class हम लोग इकोनॉमिक्स में डिमांड का चैप्टर कर रहे थे, डिमांड एनालिसिस, एंड डिमांड में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक स्टार्ट किया था. अगर आपको ध्यान हो, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था. इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ सच कॉमोडिटी. मैंने इलास्टिसिटी का मीनिंग डिस्कस किया था. इलास्टिसिटी का मीनिंग है चेंज. तो सर हमें ये फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक पढ़ के कि कितना चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू द फैक्टर्स, राइट. एंड मैंने आपको बताया था कि सर देयर कैन बी 5 फैक्टर्स, बट मेजर 3 फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड थर्ड इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट. तो मैंने आपको उसके बेसिस पे 3 इलास्टिसिटी की बात की थी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको समझाया था. आजा बेटा, आजा जल्दी आ जाओ. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने 3 केसेस डिस्कस करने थे. प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड इज इनकम इलास्टिसिटी, एंड थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी. तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी को स्टार्ट किया था. एंड प्राइस इलास्टिसिटी में हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एंड इसके बेसिस पे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला था वो हमने फाइंड आउट किया था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, राइट. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था वेरिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. मैंने आपको लास्ट क्लास में जाते जाते ये चार्ट लिखवा दिया था. वेरिएंट्स का मतलब है कि हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम परफेक्टली इनइलास्टिक एंड टिल परफेक्टली इलास्टिक, राइट. आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है. द मोमेंट ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम इस प्राइस इलास्टिसिटी के प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट कर देंगे आज, राइट. सो वेरिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक, 5 वेरिएंट्स हैं. एंड मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी था कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये ढंग से थोड़ा सा आता है. तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया था, कुछ ने नहीं किया था. तो आज क्योंकि इसको करना है, तो अब मुझे बताएं इन वेरिएंट्स को पढ़ने में, समझने में किनको थोड़ी सी टेंशन होती है, थोड़ा डर लगता है. एक बार ईमानदारी से झंडे खड़े करें. तेरी ऑलमोस्ट सारी क्लास. वेरी गुड, गुड. जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो बताना कौन कौन थे. जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए थे वो कौन कौन से दिग्गज थे, प्लीज. जिन्होंने पहले नहीं किए अब करें. गुड, राइट. सो ये वेरिएंट्स की अगर हम बात करें, मैंने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस भी किया था कि ये वेरिएंट्स बहुत सिंपल होते हैं बेटा, कुछ नहीं है. स्टार्ट करते ही खत्म. मैं एक वेरिएंट आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद तोते की तरह आप आंसर दोगे. बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इन वेरिएंट्स को समझने में. लेकिन जिन्होंने कहा कि वो कंफर्टेबल हैं वेरिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में, नहीं घबराने की जरूरत नहीं उनको भी. बस मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं देखना चाह रहा हूं कि कोई भी वेरिएंट मुझे, कोई एक वेरिएंट, ऑप्शन आपके पास है, वो 5-6 बच्चे जो थे, कोई वेरिएंट मुझे बताएं कि उनको क्या आता है, ताकि मैं ये देख सकूं ना कि वो जो कंफर्टेबल सोच रहे हैं, पता चले वो खुद भी अनकंफर्टेबल है. बरखा, इनमें से आपके पास ऑप्शन है, कोई भी एक वेरिएंट को मुझे एक्सप्लेन करो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ठीक ढंग से आता है या नहीं आता. ठीक है, बताओ. हाँ, कुछ भी. पीछे आवाज नहीं. डायग्राम की अभी हम बात ही नहीं कर रहे. ठीक है, कुछ और वेरिएंट कोई, एनीवन. हाँ, अच्छा अच्छा. युशिका, एनी वेरिएंट.
नहीं, हाँ अपने आप से बात चल रही है, कोई बात। दोबारा बोला। नहीं, पहले वाली लैंग्वेज और अब वाली लैंग्वेज में चेंज है। पहली वाली लैंग्वेज आपने कुछ और बोली थी। आपने क्या बोला था यूनिटरी में कि चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये बोला था आपने। प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट देखा जाए तो सब बच्चे कहेंगे हाँ सर ये ठीक है, जिनको भी पता है, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों, अभी बात करते हैं, ठीक है। बाकी आपका कंसेप्ट मुझे पता चल गया कि ठीक है, बट बोलने का तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। ये 2-3 बच्चों ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर है, समझो, इसको रटना नहीं है, इसको आप रट भी नहीं सकते, इसको समझ सकते हो, और बहुत सिंपल है। अभी देखो सब बच्चे एक लेवल पे आ जाएंगे और जिनको आता भी है उनको थोड़ा और बेटर हो जाएगा। देखो यहां हम बात क्या कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी की। हमेशा ही ध्यान रखना, याद करो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर एक फैक्टर के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। अभी वो फैक्टर क्या है, प्राइस, ठीक है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज डिपेंडेंट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। प्राइस डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ जी, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था अगर आपको याद हो। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन डिपेंडेंट है, क्वांटिटी डिमांडेड। कौन इंडिपेंडेंट है, प्राइस। यानी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, प्लीज। यानी किसी फैक्टर के, इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। यानी किसी फैक्टर के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। इसका मतलब पहले क्या चेंज होना चाहिए, वो फैक्टर चेंज होना चाहिए, तभी उसका इफेक्ट किस पे आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में। आपने क्या आंसर दिया था कि जितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है उतना प्राइस में चेंज हो रहा है। नहीं, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना क्वांटिटी डिमांडेड। जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। तो यही चीजें मुझे करेक्ट करनी है। जिनको आता भी है ना, मुझे पता उनके बोलने में कमी रह जाएगी, और जिनको नहीं आता उनको सब कुछ बताना है, सिंपल। इसका मतलब यहां पे हम क्या चेक कर रहे हैं, कंपेयर किसको कर रहे हैं, प्राइस के चेंज को किसके साथ, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डिमांडेड में बाद में चेंज आएगा, पहले किस में चेंज आ रहा है, प्राइस में। ये चीज ध्यान रखनी है। और सर यहां पे सर हर केस में प्राइस में तो चेंज आएगा ही आएगा, उसका इफेक्ट किस पे देखना है, क्वांटिटी डिमांडेड पे। पॉइंट समझ आ रहा है एवरीवन। और अभी देखो सब लर्न हो जाएगा, सब लर्न हो जाएगा, दिमाग में 10-15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या, मैं एक बता देता हूं। पहले किस में चेंज आएगा, उसका इफेक्ट किस पे देखना है, बस। If due to change in price, there is no change in quantity demanded. If due to change in price, there is no change in quantity demanded, then ऐसी डिमांड को हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक। खत्म, खत्म हो गया, कुछ नहीं है। यानी प्राइस ऐसे बोल सकते हैं, सर हिंदी में बोलो, हिंदी में, सर प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या ये पॉइंट समझ आता है, सिंपल। मैंने बोला था मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको, इसके बाद सीधा जंप करेंगे फिफ्थ पे। फिफ्थ पे अब साथ साथ इसके डेजिग्नेशन भी देते जाते हैं, इसीलिए परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए हम टर्म यूज करते थे इज इक्वल टू 0। इसका रीजन समझ आता है क्यों, रीजन सिंपल, क्योंकि सर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर है पॉइंट सबको, सिंपल, लर्न हो गया।
इफ ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, एंड मार्क माई वर्ड्स, चेंज इन प्राइस का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं है, इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज। क्लियर है पॉइंट सबको? परफेक्टली इलास्टिक इसका अपोजिट। परफेक्टली इलास्टिक क्या कहता है? इफ ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इफ ड्यू टू चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड बिकम्स इनफाइनाइट। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? इट गोज टू इंफिनिटी। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंफिनिटी पे पहुंच जाती है। तो सर उस डिमांड के लिए टर्म क्या यूज होती है? परफेक्टली इलास्टिक। एंड रियल लाइफ में सर ये होल्ड गुड नहीं करेगी, इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक को हम डिनोट करते हैं इंफिनिटी से, एंड रियल लाइफ में इसको बोलते हैं इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। अरे प्राइस के चेंज होने से डिमांड बढ़ेगी या डिमांड घटेगी, लेकिन उसकी कोई फिगर तो होगी, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 1000 होगा। इंफिनिटी मैथमेटिकल टर्म है, आपको पता है, तो इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो रियल लाइफ में इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। इसका मतलब रियल लाइफ में कभी भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड नहीं हो सकती। लॉजिक समझ आता है क्यों नहीं हो सकती? उसका रीजन, क्योंकि सर डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, सर नंबर तो होगा कोई, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, वॉट एवर नंबर तो होगा ही होगा। दैट्स वाई सर उन्होंने ये वेरिएंट बताया तो है, बट आपने पढ़ा होगा इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। व्हाई इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन? क्योंकि सर डिमांड का कोई ना कोई नंबर तो होगा ही होगा जब डिमांड में चेंज आएगा। तो इसीलिए सर इसको इमेजिनरी सिचुएशन बोला जाता है सर परफेक्टली। बट आपको लर्न क्या होना चाहिए? इफ ड्यू टू चेंज इन डिमांड और इफ ड्यू टू चेंज इन प्राइस आर डिमांड जो है वो क्या हो गई? इट गोज एंड इट बिकम्स infinity, it becomes infinite, then such demand is known as perfectly elastic. क्लियर है पॉइंट सबको? किसी को लर्न करने की जरूरत हो तो बता दो, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो नाम से निकालेंगे। थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक सर इसके लिए एक टर्म और यूज होती है, इक्वल टू वन इलास्टिक। इक्वल टू वन इलास्टिक इसका मतलब सर जितना प्रोपोर्शन प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही प्रोपोर्शन किस में चेंज आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में। इसीलिए इसको लाइन को रटा जाता है सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी क्वांटिटी डिमांडेड में उतना चेंज आ रहा है जितना किस में चेंज आ रहा है? प्राइस में चेंज आ रहा है। तो सर हमेशा ध्यान रखना, इट इज नोन एज इक्वल टू वन इलास्टिक, या इसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जितना प्रोपोर्शन प्राइस में चेंज आया उतना ही प्रोपोर्शन किस में चेंज आया? सर क्वांटिटी डिमांडेड में। यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है जिस प्रोपोर्शन में प्राइस में चेंज आ रहा है। तो आंसर वन ही आएगा। आप खुद सोचो, लेट्स से मैं बोलता हूं मेरा प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया, मेरी डिमांड 10% से फॉल हो गई, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, न्यूमिरेटर जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा था, न्यूमिरेटर में क्या आता है? न्यूमिरेटर में क्वांटिटी आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है? प्राइस फैक्टर। तो इसका मतलब 10% चेंज आया और नीचे भी 10% चेंज आया, तो आंसर क्या आ गया? 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा इन इलास्टिक, इसको अगर यूनिटरी इलास्टिक को शो करना हो तो हम इक्वल टू 1। अब देखो ये इक्वल टू 1 है, समझना, और ये इक्वल टू क्या है? 0। तो इसके बीच की जो सिचुएशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? लेस देन वन इलास्टिक। इन इलास्टिक को लेस देन 1। इसका मतलब लेस देन 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब सर हमारा जितना प्रोपोर्शन प्राइस में चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में सर क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज हुआ है, सर उसे हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक डिमांड। यानी सर इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस,
तो सर हमारा इन इलास्टिक डिमांड बनेगा, उस हम इलास्टिसिटी को इन इलास्टिक बोलेंगे, लेस देन 1 इलास्टिक, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। मतलब चेक क्या कर रहे हैं सर, प्राइस में कितना चेंज आया उसके कंपैरिजन में डिमांड में कितना चेंज आया, ठीक है। तो अगर लेस चेंज आया डिमांड में प्राइस के, तो वो क्या बन गया, इन इलास्टिक। अब अपने आप बताना इलास्टिक क्या होगा, व्हाट इज इलास्टिक, जितना प्रोपोर्शन प्राइस में चेंज आया उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आया, तो वो क्या बन जाएगा, इलास्टिक बन जाएगा। इसीलिए सर इसको मोर देन 1 इलास्टिक भी बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। क्या ये पॉइंट समझ आता है बच्चे? तो हमें कंपेयर किसको करना है, प्राइस को, किसके साथ, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। पहले किस में चेक करना है, प्राइस में। प्राइस में कितना चेंज आ रहा है उसके कंपैरिजन में डिमांड कितनी अफेक्ट हो रही है, सर वो हमें डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया है। अब अपने आप बताना मुझे, प्राइस में जितना चेंज आया उसका इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे प्राइस के कंपैरिजन में कम आया, तो यहां पे कौन सी वेरिएंट में ज्यादा आया, तो इक्वल आया, तो कुछ आया ही नहीं तो परफेक्टली, और अगर इंफिनिटी आ गया तो खत्म। पॉइंट समझ आ रहा है? किसी को यहां तक समझने में कोई पॉइंट रिपीट कराना हो, यू कैन आस्क। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड बिकम्स इनफाइनाइट, इमेजिनरी सिचुएशन। पढ़ा नहीं कभी है क्या चीज, इमरजेंसी क्या आता है, इंफिनिटी है, इंफिनिटी कभी हो ही नहीं सकती, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। मेनली प्रैक्टिकल लाइफ में 4 ही बनती है। देखो जो पढ़ रखा है ना तुम्हें, मुझे नहीं पता 11 12 में तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, रटवाया जाता है बेसिकली, रट लो उसे, प्रैक्टिकल एंगल से समझो ही मत। डेफिनेशन परफेक्टली इलास्टिक की क्या लिखी हुई है, परफेक्टली, किसी को पता है परफेक्टली इलास्टिक की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? किसी ने बचपन में पढ़ा हो? आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था जिन्होंने, हाँ जी। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता तो परफेक्टली, प्राइस में माइन्यूट चेंज आता है। अच्छा अगर प्राइस में चेंज नहीं आएगा तो क्वांटिटी, फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? एक मिनट, प्राइस में माइन्यूट चेंज आता है, चेंज तो आता ही है, ठीक है, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है ना, वो क्या बन जाती है, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। प्राइस में अगर चेंज नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा, फिर हम पढ़ क्यों रहे प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस में अगर चेंज नहीं, देखो फिर वही बात है, प्राइस में कितना चेंज आएगा, हम प्राइस की तो बात ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं डिमांड में कितना इफेक्ट आएगा। वो बोल रहे हैं कि प्राइस में माइन्यूट सा चेंज आने से भी आपकी डिमांड गोज टू इंफिनिटी। प्रैक्टिकली कहां हो सकता है, इंफिनिटी तो हो ही नहीं सकता ना, डिमांड बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन उसका एक नंबर तो होगा। प्रैक्टिकली सोचो, सर मेरी डिमांड मैंने ना सर 10 कर रखी थी, एकदम प्राइस में हल्का सा चेंज आया, मैंने 1 लाख कर दी, तो 1 लाख भी तो नंबर ही है ना, तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, ओ सॉरी इलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिक का मतलब क्या है, मोर देन 1। सबसे ज्यादा कवर जो होता है ना, मैं नंबर लाइन पे बताता हूं, सबसे ज्यादा कवर जो होता है इलास्टिक होता है, सबसे ज्यादा कवर इलास्टिक होता है, सबसे ज्यादा, क्यों, मोर देन 1 है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपको समझना बहुत जरूरी है, मैं इसीलिए बोलता हूं 11वीं 12वीं जो झंडे गाड़ रखे हैं ना टीचरों ने, बड़े बुरे हालात है, उसको तो मैं कुछ सही कर नहीं सकता, बट यहां से तो सही कर सकता है। रियल लाइफ में सिचुएशन को रख के देखो ना, रियल लाइफ में रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। और आप बोलो कि क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में चेंज क्या रहा, और क्या पढ़ा है, बोलो बोलो, शाबाश। प्राइस में माइन्यूट चेंज आता है बेटा, डिमांड तो अफेक्ट होगी ना, डिमांड तो चेंज होगी, और उसमें फर्स्ट और फिफ्थ में यही अपोजिट है कि वहां प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता। यहां पे प्राइस में हल्का सा चेंज आने से आपकी डिमांड ऐसी हो जाती है कि इट बिकम्स इंफिनिटी। तो इंफिनिटी इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। रियल लाइफ में इंफिनिटी क्या मतलब, आपने डिमांड की इंफिनिटी, कितना सप्लाई करेगा आपको कोई, सर मेरी डिमांड इंफिनिटी है,
या मेरी डिमांड 10,000 यूनिट्स की है, 10,000 यूनिट तो कोई सप्लाई करेगा। तो इसीलिए वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप चाहे इमरजेंसी करो कुछ करो ना, तो यहां पे आता। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? लर्न हो गया क्या? क्या कंपेयर करना है? प्राइस एंड डिमांड को। पहले किस में चेंज आएगा? किसको इफेक्ट करेगा? क्या जरूरी है वो अफेक्ट करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो अफेक्ट नहीं कर रहा डिमांड को तो क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। पॉइंट समझ आ रहा है? तो अब इसमें क्या चीजें आती हैं, क्या फिगर बनती है, हम सप्लाई के बाद फिगर्स भी बनवाएंगे सब कुछ, क्योंकि जब सप्लाई में भी वेरिएंट्स बनेंगे फिर मैं आपको कर्व भी बनवाऊंगा, अभी नहीं, बट पहले अभी इतना एब्जॉर्ब करो। किसी को और कुछ डाउट पूछना हो यू कैन आस्क। लिख लें अब इसको फटाफट से, जल्दी से फटाफट से नोट्स बना लो, ताकि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और मजे की बात पता है क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी के ऊपर आए हुए हैं, तो उनको भी पता है कि सर यही गलतियां होनी है। मैच द फॉलोइंग, 4 नाम दे दिए और उसके आगे ये जो ये दिए हुए ना इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 ये सब चीजें ये दे दी, मैच करो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। दूसरा एक एक पॉइंट भी आ सकता है कि सर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, तो इसी पे ही आपको मैक्सिमम टाइम वेरिएंट्स पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्वेश्चन आया हुआ है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स। ये कई बार ज्यादा पूछा गया है, राइट? चलिए फटाफट से शॉर्ट में लिख देते हैं। फर्स्ट लिखे परफेक्टली इन इलास्टिक, जल्दी जल्दी नोट्स बनाएंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक के बारे में? प्राइस के चेंज आने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। लिखें फटाफट से, हिंदी में मत लिख देना, वो नलायकों लिख दिया हो। इफ ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इफ ड्यू टू चेंज इन प्राइस there is no change in quantity demanded, there is, if due to change in price there is no change in quantity demanded, then it is known as perfectly inelastic demand. Then it is known as perfectly inelastic demand. It is known as perfectly inelastic demand. सेकेंड पॉइंट कौन सा है? inelastic. इसे सिंपल लिख दें। अच्छा सिंपल, अब क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक क्या थी, मैं भूल गया। जितना प्राइस में चेंज आया उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में, तो इसे ऐसे लिखेंगे, if the percentage change in quantity demanded, if the percentage change in quantity demanded, if the percentage change in quantity demanded is less than, if the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price, if the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price, then it is known as inelastic demand. It is known as inelastic demand. रूपाली क्या हुआ बेटा इस लैंग्वेज में? तूने शक्ल सी बनाई थी। अगर इसमें मैं ऐसे बोलता ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज, तो गलत हो जाता। ठीक है ना? क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो लेस आ रहा है, किससे? प्राइस के चेंज होने से, तो उसे हम बोलेंगे इन इलास्टिक। अच्छा यूनिटरी इलास्टिक में क्या चेंज आ जाएगा? थर्ड केस इक्वल। यस, इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सिंपल। If the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, हिंदी में बोले तो जितना प्रोपोर्शन प्राइस में चेंज आया उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में भी सेम प्रोपोर्शन चेंज आया। सिर्फ लैंग्वेज में इक्वल टू लिखना है लेस देन की जगह, बाकी सारी लैंग्वेज सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं। एक दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं, बुद्धि भी लगाओ खुद। ठीक है, एक दूसरे की नकल मारने लग जाएंगे। हाँ जी, यूनिटरी इलास्टिक मुझे पता है कौन किसका देख रहा था। ठीक है पांडे जी, ध्यान इधर दे लो, है ना?
सुबह सुबह जिम जाते हैं हम, थक जाते हैं, है ना। आज बाइसेप्स करके आई लग रही है लड़की। हाँ जी, ठीक है जी। यूनिटरी इलास्टिक की डेफिनेशन क्या है? इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड ही आएगा, उल्टा मत कर देना, प्राइस ऊपर कर दो क्वांटिटी डिमांडेड, गलत हो जाएगा, फिर ध्यान रख लेना, ठीक है। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक तक हमारा हो गया। अच्छा, इलास्टिक में क्या होगा? जहां पे लेस देन था या इक्वल टू था उसकी जगह मोर देन हो जाएगा। वेरी गुड, बनाओ। अब देखो अपने आप तोते की तरह आंसर दे रहे हो। हाँ जी, जल्दी। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन या ग्रेटर देन, कुछ भी बोल सकते हो, इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इट इज नोन एज इलास्टिक डिमांड। उसे हम इलास्टिक बोलते हैं। देन इट इज नोन एज इलास्टिक डिमांड। हो गया जी? अच्छा, लास्ट रह गया परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक? अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक लिखनी पड़ेगी। हाँ जी, if due to small change in price, if due to small change in price the quantity demanded becomes infinite या goes to infinity, कुछ भी लिख सकते हो, becomes infinity मत लिखना, becomes क्या होगा? infinite या goes to infinity, reaches infinity। मतलब लैंग्वेज को ढंग से लिखना है, ठीक है ना। if due to small change in price quantity demanded becomes infinite then this situation is known as perfectly elastic demand। ठीक है जी, लास्ट लाइन जरूर लिखना, इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। रियल लाइफ में ये इमेजिनरी सिचुएशन, बिकॉज मैथमेटिकली इंफिनिटी होता है, रियल लाइफ में इंफिनिटी कुछ नहीं होता। कोई आपसे पूछा आपकी अर्निंग कितनी है? इंफिनिटी। अर्निंग की कोई वैल्यू होगी ना, वही चीज की बात कर रहे हैं। आप कोई सामान लेने जाओ, इसका प्राइस कितना है? इंफिनिटी। मतलब मैथमेटिकली है, लेकिन रियल लाइफ में इंफिनिटी की कोई वैल्यू नहीं है। देयर शुड बी अ नंबर। हाँ जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कैसे रखते हैं? हाँ जी, एक दो नाम और ध्यान रखें। सबके नाम आपने लिख लिए, ठीक है। इसको आप लिख लो, जो चार्ट में लिख लो, इसे हम इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, इक्वल टू 0, ये लिख लिया लेस देन 1, ये क्या लिख लिया? इक्वल टू 1, ये क्या लिख लिया? मोर देन 1, इसे लिख लो इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, ये अदर नेम्स हैं। इन इलास्टिक का एक तो नाम आपने लिख लिया लेस देन 1, ठीक है ना। इसका एक और नाम है रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसको रिलेटिवली इन इलास्टिक भी, ये अदर नेम कई बार पूछ लेंगे आपसे, और इसका रिलेटिवली इलास्टिक। हाँ जी, तो ये कई बार आपसे नाम अदर नेम्स के साथ मैच द फॉलोइंग करा देते हैं, राइट। तो कंसेप्चुअली वेरिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हमने कंप्लीट किया। अगर इसको मैं मैथमेटिकली शो करने की कोशिश करूं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पता है सबको? अच्छा, यहां होता है 0 1 2 3 4 गोज टू इंफिनिटी, यहां माइनस होता है ना। चलो ठीक है, अब मुझे अगर परफेक्टली इलास्टिक शो करना है तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इक्वल टू 0। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
क्या? हाँ जी, किसमें? इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, क्यों? क्यों? एक मिनट, क्यों? आप समझ क्या रहे हो? सोच के तो बोलो, आप क्या बोल रहे हो? When there is no change in quantity demanded, then it becomes unitary elastic. क्या समझ रहे हो फिर? सोच के तो बोलो। मैं कह रहा हूं इफ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसका मतलब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है ना, परफेक्टली इलास्टिक। यूनिटरी क्या है? रट्टा मत मारो, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, और क्या कहना चाह रहा हूं, रट्टा मत मारो। यूनिटरी क्या है? कि प्राइस में भी चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज का इफेक्ट कैसा है? इक्वल है। तो 0 और 1 में यही डिफरेंस है बेटा। पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज, और ये तो हम मान के चल ही रहे हैं कि प्राइस में तो चेंज आ ही रहा है, मैंने बोला ही है सब में प्राइस में चेंज आ रहा है, लेकिन ये चेक कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वो इनइलास्टिक परफेक्टली, ठीक है। अगर आ रहा है तो सर कुछ भी हो सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर अब हमने प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 करा। अच्छा मुझे बताओ इनइलास्टिक कब होता है? इनइलास्टिक कब होता है? आप ही बताओ, आप ही बताओ बेटा। शाबाश, गलती होगी कोई बात नहीं, इग्नोर हो गया। किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में। प्राइस ऐसे बोल सकते हैं, प्राइस में जितना चेंज आया उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आया। अब देखो मैथमेटिकली समझो, मैथमेटिकली लेट्स से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया 8 यूनिट्स का, प्राइस में चेंज आया 10 रुपए का, एक एग्जांपल है। तो आपको पता है इतना तो पता होगा ना मैथमेटिकली कि सर डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो, न्यूमरेटर कम हो, तो आंसर 1 से कम आएगा, बट 0 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। पॉइंट समझ आता है? तो इसीलिए सर यहां पे ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी इतनी वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा, प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। समझ आया? क्लियर है पॉइंट सबको? हाँ जी। उसके बाद थर्ड कौन सा केस था? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या कहता है? जितना चेंज प्राइस में उतना ही, इसका मतलब अगर मेरी प्राइस में 10 रुपए से चेंज आया, क्वांटिटी डिमांडेड भी 10 यूनिट से चेंज हुई है, डिवाइड करो क्या आंसर आएगा। इसीलिए इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा एक बार परफेक्टली इलास्टिक की बताओ। प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में इनफाइनाइट चेंज आ गया, तो इन्फिनिटी ये है सिचुएशन, लेकिन रियल लाइफ में ये सिचुएशन होल्ड गुड नहीं करती। लास्ट क्या रह गया? फोर्थ वाला। इलास्टिक क्या होता है? क्या होता है? जितना प्राइस में चेंज आया, प्राइस में चेंज आया 10 रुपए से, यूनिट चेंज हो गई 30, कितना आ गया? 3। इसका मतलब इट बिकम्स मोर देन 1। तो मोर देन 1 का एरिया यहां से लेके और इंफिनिटी से पहले तक का है, जितना भी चेंज आएगा इट बिकम्स ग्रेटर देन 1। तो मैंने बोला एरिया ज्यादा कौन कवर करेगा? इलास्टिक कवर करेगा। दिस इज हाउ वी हैव टू शो इन द नंबर लाइन। क्लियर है? इवन दो एक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्राइस एंड डिमांड का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। मैथमेटिकली माइनस आता है, टेक्निकली माइनस नहीं आता। इकोनॉमिक्स में कभी भी डिमांड नेगेटिव नहीं हो सकती, इकोनॉमिक्स में कभी भी डिमांड इन्फिनिटी नहीं हो सकती। ये पॉइंट्स हैं, इनको समझना जरूरी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? अच्छा अगर क्लियर, एक छोटी सी एनालिसिस मुझे बताना। अब मैं डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लेट्स से
यहां मेरा प्राइस है, यहां मेरा डिमांड है। सुनना पहले, भागना मत। अगर मेरा प्राइस 4% से इंक्रीज होता है, मेरी डिमांड 4% से डिक्रीज होती है। मेरा प्राइस 4% से इंक्रीज होता है, डिमांड 4% से डिक्रीज होती है, तो मुझे बताओ ये डिमांड वेरिएंट वाइज क्या होगी? पांडे जी बताएंगे। युशिका, पांचे तुसी दस परखा, एवरीवन क्या आंसर आएगा? यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, अब देखो, अगर मेरा प्राइस 5% से बढ़ता है एंड 10% से कम होता है, तो मेरी डिमांड क्या कहलाई जाएगी? आवाज नहीं आ रही भैया। हाँ जी, सोच लो, किसी का अलग वर्जन हो तो बता दो, क्या आंसर आएगा? फोर्थ वाला आएगा, इलास्टिक आएगा। एवरीवन जिंदा है? प्रीति, क्या इलास्टिक आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा? यस तो सबने तो बोल दिया, क्यों आएगा? मैं सिखा चुका हूं। प्राइस बढ़ रहा है, मुझे आंसर भी चाहिए भैया, मैं ऐसे नहीं आगे भागने वाला। अरे बाबू जी आगे, क्या बात बेटा, बरसात हो रही थी आज? हाँ जी, यूनिटरी इलास्टिक या इक्वल टू इलास्टिक या ग्रेटर देन इलास्टिक या लेस देन इलास्टिक? हाँ, आप ही से बोल रहा हूं मैडम, रूपाली से नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? क्या आंसर आएगा इस सेकंड केस में और क्यों आएगा? इलास्टिक आएगा, क्यों आएगा? हाँ जी, हाँ, क्यों? वही तो बोल रहा हूं, क्यों? और पीछे भी उसी से उसने आंसर तो ठीक ही दिया था, लेकिन क्यों? ऑब्जेक्टिव में तो 2 नंबर पक्के हो गए, हम खुश हो गए, बाहर आ जाएंगे। प्लीज बेटा, गाली तो नहीं दे रही? कुछ मुंह में बोले जा रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, क्या सर ने मुझे फंसा दिया। हाँ हाँ, आज इस क्लास से ना ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके जाना है। कुछ तो हो गया, अभी कुछ रहता है, हमारी सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। प्लीज मुस्कान, क्यों? डिमांड तो कम हो रही है मैडम। एक मिनट, जिससे पूछ रहा हूं ना, है ना, ऐसे अजीब सी शक्ल नहीं बनानी। जब मैं पूछूंगा तो आंसर देना, आपकी भी बारी आएगी, डोंट वरी। नहीं, मैं मुस्कान से बात कर रहा था, वो तो पीछे देख रहा था, वो आपस में लगे हुए बात करने में। हाँ जी, मैंने बोला डिमांड तो कम हुई है। क्वेश्चन समझ आया? आपके मैंने आंसर को काउंटर किया है, तो आप मेरे काउंटर को फर्दर काउंटर करो। मतलब धजिया उड़ा देनी है इसकी हमने, मतलब आज गोलियों से इसको भून के जाना है। कैसे तुम हमारे को नहीं आए 11th-12th में? क्योंकि इतनी देर टीचर ने लगाई ही नहीं। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, वो मुझे पता है ना, वो गा गया अपनी, क्योंकि बुक जो पढ़ के आया था। नहीं, गलत है, तो वेरी, इस पे टाइम लगाना चाहिए ना। लगाने के लिए कुछ अपने पास भी कुछ होना चाहिए ना बताने के लिए। 2-3 होंगे जिनको शुरू से अच्छा आता होगा, मैं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सब बोलता हूं, लेकिन कई बार गुस्सा भी आता है।
हाँ जी, एक मिनट, चल तू सोच, मैं आता हूँ। हाँ अब बता बेटा, तू क्या बोल, अब तेरी बारी। मतलब क्या है फिर, मतलब उसका और आगे आगे बता। आंसर ठीक है तेरा, मैं समझ गया, लेकिन ये बच्चे नहीं समझे मान लो, और इसको फर्दर समझाने के लिए हम क्या बोले। मुस्कान नहीं समझी ये तेरा आंसर, मैं समझ गया, तेरा करेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट, रीजनिंग तेरी करेक्ट है, लेकिन रीजनिंग भी कई बार बिना सोचे समझे करेक्ट हो जाती है। वो लाइन है, उस लाइन का फर्दर इंटरप्रिटेशन बता। और कोई इसको रिफाइंड वे में आंसर दे सकता है, इसका रीजन दे सकता है और कोई, एनीवन? हाँ बेटा बरका। यस, दैट इज द आंसर। मैंने आपको बताया था चेंज इंक्लूड्स बोथ, इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज। चेंज का मतलब ऑलवेज बढ़ना, या चेंज का मतलब ऑलवेज घटना नहीं है। दैट इज द रीजन वाई सर यहां पे आंसर 2 आएगा, एंड 2 क्या है सर, 2 हमारा मोर देन 1 है, तो इसीलिए सर ये क्या होगा, इलास्टिक होगा। क्लियर है पॉइंट सबको? प्रीति पॉइंट समझ आता है मैं क्या बोलने की कोशिश? अच्छा इससे पहले वाले में देखो क्या है, चेंज आया 4, चेंज आया 4, 4 4 क्या बन गया 1। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, चेंज कैन बी बोथ इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। अब सब आंसर देंगे, लेट से 6% से फॉल हुआ, डिमांड 4% से इंक्रीज हो रही है। हाँ जी एवरीवन, इट बिकम्स इनइलास्टिक। अच्छा 10% से इंक्रीज एंड 12% से डिक्रीज। हाँ जी अच्छा 10% से फॉल 0। हाँ जी परफेक्टली इलास्टिक। 10% से इंक्रीज, 5% से इंक्रीज। हाँ जी क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? एवरीवन, एवरीवन, हाँ जी एवरीवन। एक बच्चे को छोड़ के बाकी सब हां कर रहे हो, सारे के सारे महागधे हैं, वही एक इंसान है। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं तो हूं नहीं। उसने मना किया सिर्फ, बाकी सब इनइलास्टिक इनइलास्टिक। तू नहीं है, ज्यादा ना शो ऑफ कर, यूं अभी बुला के खड़ा कर लिया ना तो पता चल जाएगा। हाँ यूं ऐसे बोली हूं। गलती फाइंड आउट करो। तू बता भाई, तूने मना किया था। यस सर, प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, ये रिलेशन होल्ड गुड करेगा ही नहीं। म्यूजिक है ना, मैं ऐसे गाता टिन 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 टिन, है ना? पॉइंट समझ आया वरना लायक हो, समझ आया? हाँ? ये बस आंखें बंद करी, एक चीज समझ आ गई ना, बस उसके ऊपर सोचेंगे ही नहीं। तो हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं ना बेटा। अब एक बच्चे ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, उसने ठीक कॉन्ट्राडिक्ट किया कि सर वो एक्सेप्शन में तो हो सकता है। एक्सेप्शंस पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड के? पढ़े थे? क्या थे? कॉन्स्पिशियस, है ना, गिफिन पढ़ा था। उसमें प्राइस के चेंज होने से सर डिमांड में कोई चेंज ना आए, या प्राइस इंक्रीज भी हो रहा हो तो डिमांड क्या हो सकती है? एक्सेप्शन में था वो। तब हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन
हम हमेशा, मैंने बताया है, हमेशा हम किसकी बात करते हैं? जर्नल रूल की बात करते हैं। और जर्नल रूल किसकी बात करता है? लॉ ऑफ डिमांड की। तो इसीलिए ना आंखें खुली करके क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, तब आंसर देना। लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन कई बार आसान चीज क्या होती है? मुश्किल, गलत हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर प्राइस में 6% से फॉल आया और हमारी डिमांड 8% से फॉल हो जाती है, तो कौन से वेरिएंट में फॉल करेगा? इसके ना, इसके गंजा करके ना बाहर, नालायक। क्या आएगा आंसर इसका? सेम तो क्वेश्चन पूछा है। तेरे कुछ नहीं होगा, तेरे करने से ग्रेसी कुछ नहीं होने वाला है उसके, है ना? लगे ना, तब होगा कुछ उसके, तब ये झकझोर। अरे यहां नहीं लगना चाहिए, यहां लगना चाहिए, हिलेगा ना ऊपर का 1350 ग्राम। हाँ जी, और पॉइंट समझ आता है? सेम क्वेश्चन पूछा था मैंने। कईयों ने मन में सोचो, ओ बड़ा टेक्निकल है ये कोर। एक मिनट, तो इसका भी आंसर वही है कि यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। प्राइस फॉल होगा तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये भी होल्ड गुड नहीं करेगा। हाँ बाबा पूछ। कौन सा फैक्टर बताना? मतलब क्या चीज? ऑप्शन में क्या बताना पड़ेगा? बेटा एक्सेप्शनल केस वो पूछेंगे ही नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपको जब भी क्वेश्चन, इसको बोलने का तरीका नहीं आया पूछने का, इसका मतलब है कि क्या सर एक्सेप्शनल केस भी पूछ सकते हैं? प्रैक्टिकली नॉट। इतना वो थोड़ा ना सोच रहे हैं, उनके तो पके पकाए क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो ये वाले क्वेश्चन जो लास्ट मैंने 2 पूछे ना आपसे, ये दोनों पॉइंट नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो उससे पहले वाले ही पूछेंगे। बट ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, अदरवाइज और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि आपकी बुद्धि कितना काम करती है। हर जगह आंखें खोल के, 7-8 इंद्रियां खोल के बात करनी है। ये नहीं कि बस एक लाइन रट ली, उसको बस चलते जाओ चलते जाओ। डेविएशन भी हो सकता है, ध्यान रखना। हाँ बेटा, क्वेश्चन पूछ रही थी सर कितनी इंद्रियां? आज तो इंसान सी लग रही है, मतलब जय हरियाणा। सोचियो आज घर जाके मैंने क्यों बोला। हाँ जी, हाँ तू बता भाई, तू बता, तू क्या कह रहा है? उससे कुछ नहीं होगा बेटा, तेरे उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ क्या कह रहा है भाई? कौन? फाउंडेशन क्लियर होगी तेरी? बेटा जितना तू है ना, यूं ऐसे ना निकाल लो, यूं निकाल के छोड़ रखे मार्केट में, ठीक है। हाँ जी प्लीज, ऑन अ सीरियस नोट, वेरिएंट्स में और किसी को कुछ पूछना हो यू कैन आस्क। अब जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग में हाथ खड़ा किया था कि वेरिएंट्स नहीं आते, मेरा उनसे क्वेश्चन है, क्या अब आते हैं? क्या अब पहले से बेटर हो गया? आज घर जाके ना इसको रिवाइज करोगे ना तो और बेटर ही होगा। और अभी हम इसको कैसे अप्लाई करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उन न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम इनके आंसर्स भी ढूंढेंगे। राइट, इज दिस पॉइंट क्लियर? चलें जी, तो हेडिंग डाल लो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक बार लास्ट क्लास को रिकैप कर लेते हैं। पहले जो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड ये डेरिवेशन कराया था और हमने एंड रिजल्ट निकाला था, ये वाला, ये मेनली हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई होना है। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये तो सबको मैथमेटिकली पता होगा, दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आर राइट हैंड साइड, ये तो सबको मैथमेटिकली पता होगा। राइट, तो हमें जनरली क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड निकालने को बोलता है। इसका मतलब हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने को बोलेगा। इसका मतलब सर हमें इन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हमें
क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना पड़ेगा। सम टाइम क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे देगा क्वेश्चन में, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपको दे देगा, राइट हैंड साइड की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे देगा, एक कोई मिसिंग फिगर इनमें से पूछ लेगा। यानी वो दो तरीके के क्वेश्चन दे सकता है, या तो एक सिंपल क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए, या दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिसिटी गिवन होगा, बाकी की इंफॉर्मेशन गिवन होगी एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, वही एक हमारी मिसिंग फिगर होगी, उसी को हमें निकालना पड़ेगा। तो दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। नाउ मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं, आपको नॉर्मली ये चार इंफॉर्मेशन गिवन होती है। आपको क्वेश्चन में नॉर्मली ये चार इंफॉर्मेशन, जिनको न्यूमेरिकल्स, अच्छा ये तो मैं पूछना ही भूल गया, न्यूमेरिकल्स कितने बच्चों के लिए हुआ है? हुआ वर्ड सही है ना? तो ऐसे थप्पड़ मत मार, ट्रैफिक पुलिस का काम हुआ वो है ना, आज करें ना शोल्डर बाइसेप्स। हाँ जी, एक मिनट। अच्छा बस ये दो तीन बच्चों को हुआ है, चार ले ढंग से बताओ यार, ऐसे नहीं ना, बाकी सबको आता है। हाँ ये भी तो, ऐसे बच्चे भी तो पाए जाते हैं ना, सर कभी हो जाता है और कभी नहीं होता, ये कैसे होता है? नहीं ऐसे बोलते हैं, डर कितने बच्चों को लगता है, क्वेश्चन को देख के डर लग जाता है। वेरी गुड बेटा, प्लीज गुड है। तो बच्चे ये कोई डरने वाले क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, इसको सिंपल आपको क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा कितने बच्चों को इंग्लिश को हिंदी कन्वर्ट करने में मुश्किल होती है, पहले तो ये भी बताओ। सर ये तो बेइज्जती खराब हो जाएगी, ये बता दिया तो बेइज्जती खराब हो जाएगी, ये तो नहीं बताएंगे सर। नहीं, जिन स्टूडेंट्स के साथ है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहला उनका प्रॉब्लम यही होता है कि वो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। मार्क माई वर्ड्स, उनकी गलती इस वजह से भी हो सकती है, इंग्लिश को हिंदी में ना कन्वर्ट करने का मतलब वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। और जब आप इसी चीज को नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन तो रॉन्ग होना ही होना है। तो इसीलिए पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कैसी इंफॉर्मेशन दी है उसको निकालना है, उसमें से फाइंड आउट करना है कि हमारा प्राइस क्या गिवन है, ओरिजिनल प्राइस क्या था, न्यू प्राइस क्या गिवन है। तो ये लैंग्वेज आपको पढ़ के निकालनी पड़ेगी, उसी के बाद ही आप लोग इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग ही होना है, ठीक नहीं होगा। ठीक है, कई स्टूडेंट्स का एक बड़ी गंदी आदत होती है कि वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा एक से दो बार पढ़ो अच्छे से, फिर उसके बाद उसमें से इंफॉर्मेशन निकालो, देखो क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है, एंड उसके बेसिस पे ही आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। दीज आर द बेसिक थिंग्स, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस क्वेश्चन को समझ लो कि वो कहना क्या चाह रहा है। और आप क्वेश्चन को समझने के लिए ना अपने आप को कंज्यूमर समझ लो कि ये काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। तो जब आप कर रहे हो तो कभी गलती नहीं होगी कि हमने ये किया तो ये किया, ये किया तो ये, बस खत्म। ये बेसिक चीजें हैं, ये डरना नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। चाहे वो सर वो मिसिंग वाले नहीं होते, और सब हो जाएंगे, बस दिमाग में कंसेप्ट याद रखना। जैसे अभी हमने 6% इक्वल रखा था ना सेम डायरेक्शन में, तो गलती हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि हमने उसको ध्यान से सोचा नहीं था। सोचना है आराम से, किसी को दिखाना नहीं है कि मेरा क्वेश्चन जल्दी हो रहा है और मेरा क्वेश्चन लेट हो रहा है। आराम से इन क्वेश्चंस को करो, टेक टाइम। एक दो क्वेश्चन करने में जिनको समस्या होती है, प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद सब सीक्वेंस में आ जाएंगे और हम 8-10 क्वेश्चन करेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास तक हम इसके टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज पहले हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बट समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन इस टाइप की दी होगी, आपको ओरिजिनल प्राइस दिया होगा। प्लीज समझना बेसिक क्वेश्चन क्या होगा सब, और खासकर जो साइंस आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो ध्यान सुनेंगे। आपको ओरिजिनल प्राइस दिया होगा, ठीक है, आपको बताया जाएगा कि इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल। ठीक है, वो बोलेंगे इफ द प्राइस न्यू प्राइस बिकम्स दिस, तो लेट्स से प्राइस पहले 10 था, उस पे क्वांटिटी थी 50, न्यू प्राइस 8 हो गया, नई क्वांटिटी होगी 75। अगर ये इंफॉर्मेशन दी है, इफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे हमें ओरिजिनल प्राइस पता चल जाएगा, इससे हमें ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड पता चल जाएगी, चेंज पता चल जाएगा। चेंज क्या होता है, डिफरेंस होता है। और आपको पता है कि सर अभी अगर क्वेश्चन में आपको सारी चीजें दी हैं तो डिफरेंस निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है, और माइनस भी हमने क्या करना है, इग्नोर करना है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसको अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई करना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा,
सर ये प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, यानी वो किसकी बात कर रहा है, वेरिएंट्स की बात कर रहा है। वो डिपेंड करेगा आपके आंसर के ऊपर कि अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा होगा तो क्या होगा, इन इलास्टिक। अगर वन आंसर आएगा तो इलास्टिक के यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, और अगर एक से ज्यादा आएगा तो क्या होगा, क्लियर है। चलें जरा एक क्वेश्चन करें, बेसिक क्वेश्चन करें। यस, तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता होता हूं एंड स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन करते हैं, देखें आप लोग इसको कर पाते हैं नहीं। लिखना शुरू करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखें। लिखें 20% fall in price, 20% fall in price will leads to 50% rise in its demand, will leads to 50% rise in demand। राइज चावल वाला राइस नहीं है, RISE, rise in demand, 50% rise in demand, full stop। compute price elasticity, compute price elasticity। अब आप देखें इस क्वेश्चन में आपको न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस के बारे में कुछ नहीं गिवन है। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो ये तो क्वेश्चन और सिंपल है, ठीक है। तो सर हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन, दिस इज द एंड रिजल्ट। लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था ना। और हमें ये दिया हुआ है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या कह रहा है, 20% फॉल इन प्राइस विल लीड्स टू 50% राइज इन इट्स डिमांड। इसका मतलब डिमांड में कितना इंक्रीज आ रहा है, 50%, और प्राइस कितना चेंज हो रहा है, 20%। तो इसका मतलब प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 20, सर डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, 50। खत्म। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे अपने आप बता दो कितना, 2.5। तो सर ये डिमांड जो है वो कैसी डिमांड होगी, इलास्टिक। अब वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा दे देगा, वो आपसे 2.5 नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि डिमांड बताओ कैसी है। जैसे यहां तो हमने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, तो 2.5। तो वहां ऑप्शन देखनी पड़ेंगे आपको कि वो आपसे सर क्या पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस अगर नंबर में है तो नंबर में आंसर देना है, 4 ऑप्शंस अगर वेरिएंट में है तो वेरिएंट का आपको आंसर टिक करके आना है। दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट वेरिएंट का आंसर तभी बच्चा दे पाएगा जब वो नंबर करेक्ट निकालेगा और उसे इस नंबर का यूसेज पता होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन है, इसकी इंटरप्रिटेशन समझो। इसका मतलब 2.5 का मतलब क्या है, अच्छा हमने इलास्टिसिटी का मतलब समझा था ना, कितना चेंज आएगा, यही समझा था ना इलास्टिसिटी का मतलब। इसका मतलब 2.5 क्या डिनोट कर रहा है कि सर ऐसे बोलो कि अगर प्राइस में 1 रुपए का चेंज आता है तो सर उसकी डिमांड में 2.5 गुना चेंज आएगा। 2.5 समझ आया, 2.5 का मतलब अगर यहां 3 होता तो क्या होता, 3 टाइम्स चेंज आता। दैट इज द लॉजिक। कितना का आंसर मिल गया, कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर सर क्वेश्चन उठा सर यहां 1 आ जाता आंसर तो क्या आता, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता, सेम चेंज, 100% चेंज आया है। जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज। अगर प्राइस में चेंज इतना तो डिमांड में इतना, तो ये क्या हो गया, इलास्टिक। डिमांड में चेंज इतना तो इन इलास्टिक। इक्वल हो गया तो पॉइंट समझ आ रहा है कि कितना निकाल रहे हैं, कितना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। अब असली हमारी जद्दोजहद शुरू होने वाली है। लेट्स सी, और ये मैं नहीं कराऊंगा और अपने आप करना, अगल बगल देखना मत, गलत ही होगा उसका। और सब बच्चे, कई बच्चे, इसमें एक और चीज होती है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करा रहा होता हूं, वो क्वेश्चन लिखते नहीं है, वो बड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं। स्मार्टनेस क्या होती है कि मैं उसमें जो, जैसे प्राइस के बारे में कुछ बोलूंगा ना, बस वही लिख देंगे, ठीक है। अभी तो ठीक है, लेकिन जब रिवीजन करनी होगी बाद में दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन ही नहीं होगा तुम्हारे पास, फिर रिवीजन गलत होगी। तो इसलिए अभी मेहनत कर लो, बाद में आसानी होगी, ठीक है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिखेंगे, खासकर ये 2-4 बॉयज जरूर करते हैं जिनको लिखने में बड़ी सुस्ती आती है। हाँ जी,
लेकिन वही बॉयज करते हैं जिनको आता है, जिनको नहीं आता तो ठिस्सू के ठिस्सू। हाँ लिखो, द प्राइस ऑफ पोटैटो, द प्राइस ऑफ पोटैटो फॉल्स फ्रॉम, फॉल्स, फॉल्स झूठे वाला नहीं है, कौन से वाला फॉल्स है? FALLS नहीं, कई बच्चों की मैं कॉपी देखता हूं वो लिखते हैं FALSE, फॉल्स, ठीक है ना? नहीं अंग्रेजी है, वेरी फनी लैंग्वेज। द प्राइस ऑफ पोटैटो फॉल्स फ्रॉम ₹5 टू, TO2 वाला, ₹5 टू ₹4 per kg, ₹5 टू ₹4 per kg, full stop. Due to this, the demand increases, the demand increases from 10 kg, from 10 kg to 20 kg, from 10 kg to TO2 20 kg, full stop. Find price elasticity, find price elasticity. अब इसमें 4 चीजें आपको गिवन है, ओरिजिनल प्राइस भी गिवन है, ओरिजिनल डिमांड भी गिवन है, न्यू प्राइस भी गिवन है, न्यू डिमांड भी गिवन है। तो सर चारों चीजें क्वेश्चन में आपको आराम से दे रखी हैं एंड आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला एंड सॉल्व करना है क्वेश्चन। आराम से सब करेंगे और जिसका हो जाएगा कूदना नहीं है, बिल्कुल शांति से। सास भी कभी बहू थी, किसी का कभी सही हो सकता है, किसी का कभी गलत हो सकता है। जब सही हो तो कूदना नहीं है, गलत हो तो टेंशन लेनी नहीं है, यही उम्मीद में कि अगली बार सही हो जाएगा। हाँ जी, जिसका हो जाए वो आराम से बैठेंगे। हो गया भाई? पीछे 3 इडियट्स। सुशील कुमार जिंदा है? अच्छा गुड, हो गया सबका? प्रीति हो गया? बेटा देख, यहां तो कोई बात नहीं, तू करती रहे। एग्जाम में कितने मिनट्स मिलने हैं? मैक्सिमम 40-50 मिनट, और उसमें 50 क्वेश्चन करने हैं। तो वहां दिस क्वेश्चन विल टेक मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। आई रिपीट, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में ऐसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। अब किसी के 2 मिनट 3 मिनट अगर इसमें लग गए ना तो बेटा उसकी लग गई, ठीक है? ये रख लेना, पेपर पूरा नहीं होगा। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि हमें स्पीड पे भी ध्यान देना है, ठीक है? और कभी ऐसे क्वेश्चन पे अटको तो थंब रूल, उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में आएंगे इसमें। कहीं सी पे नहीं जी हम तो आज करके जाएंगे, ईगो क्लैश हो जाती है बच्चों के एग्जाम में कई बार। आज तो ये मेरे से कैसे नहीं हो रहा, मतलब उस क्वेश्चन से लड़ाई करने लग जाएंगे। लड़ाई का मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे, समझदारी दिखाएंगे और लगा देंगे उसमें 20 मिनट और उसके बाद हो जाएगा सॉल्व। छोड़े हो गए, 20 मिनट में सॉल्व हो गया, क्या उखाड़ लिया 20 मिनट में? बाकी के जो 30 क्वेश्चन तुम्हारे छूट जाएंगे उसका कौन जिम्मेवार है? नहीं आया छोड़ो आगे चलो, नहीं आया छोड़ो आगे। इसका मतलब ये नहीं सर सारे ही नहीं आए तो घर जाओ, फिर क्या करना है? नालायक। बात समझ आ रही है? छोड़ने का मतलब है बाद में आना भी है उस पर, और एंड में तो तुम्हारे पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है यार, है ना? क्या है? अक्कड़ बक्कड़। हाँ ठीक है, शुरू से अक्कड़ बक्कड़ मत लगाने लग जाना, साफ हो जाओगे, देख लेना। हाँ तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें ये भी सिखाना पड़ता है कि सर अक्कड़ बक्कड़ कब करना है ना? 2-4 तो
अक्कड़ बक्कड़ ठीक है, अलाउड है, लेकिन शुरू में नहीं, एंड में। ठीक है, शुरू में अक्कड़ बक्कड़ करने लग गए ना बेटा, फिर हो गया काम तुम्हारा। हाँ जी, ऐसे ही बच्चे फेल होते हैं सिर्फ फाउंडेशन में। ठीक है, फाउंडेशन में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करो निकल जाए, ताकि मोटिवेशन रहेगा एग्जीक्यूटिव में। लेकिन पढ़ना जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में प्रीति क्या आंसर निकाला बेटा तूने? आंसर बताओ। प्राइस इलास्टिसिटी क्या आया बेटा? घबराना नहीं, गलत ही तो होगा। 50। एक मिनट बेटा, एक मिनट रूपाली बेटा, तू उसको समझाएगी खुद भूल जाएगी, तो अपना रख, वो समझ लेगी, अपने आप समझेगी। क्या आंसर निकाला? कुछ निकाला? नहीं निकाला? अच्छा, वेरी गुड, कोई नहीं। एक मिनट, तू भी बड़ी लड़ाई कर रहा था क्वेश्चन के साथ। हाँ, मैं देख रहा था कि तू किस हिसाब से कर रहा है। पता चल जाता है लिखने के हिसाब से कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आई हुई है या नहीं आई हुई है। तो 50 क्यों बोला? 5 आ रहा है ना? चलो, मुझे नहीं पता 5 करेक्ट है, ये तो बच्चे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ बेटा 5। हाँ भाई युशिका, सबका 5 आ रहा है? एक बात बताओ, अब इससे इसी का नहीं आया, बाकी सबका 5 आ गया। एक बार इससे पूछते हैं, बेटा तूने इस क्वेश्चन को क्या समझा? क्वेश्चन में समझा क्या ये बता, जल्दी बता। आधे से मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है, वहां जाके लड़ लो, सर हमने तो स्टेप किया है, मार्क्स दे दो। स्टेप तो वहां दिखेगा नहीं उनको तो क्या दिखेगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, एक ही ऑप्शन दिखनी है उनको। आधे से पूरे से कुछ नहीं है, आंसर मैच करना चाहिए। हाँ बताओ, आपके लिए आंसर मैच करना जरूरी है। सब्जेक्टिव में आंसर ना भी मैच करे मार्क्स मिल जाते हैं, यहां थोड़ी ना मिलेंगे आपको। यहां लिखना ही नहीं है तो रफ पेज पे कर रहे हो आप वहां के लिए। क्या समझा क्वेश्चन बता बेटा जल्दी। तेरे को 2-3 बार बड़ी टाइट वाली है, मेरे से डांट पड़ने वाली है, तब तेरे अंदर कुछ जागेगा। नहीं मजाक नहीं, प्लीज। क्वेश्चन को समझा गया, रिपीट मत कर दियो क्वेश्चन ये लिखा था, तुम्हें पता है क्वेश्चन को समझा गया, ये बता दे बस बेटा। नहीं तो ऐसे ना रॉन्ग मेहनत करती जा रही है। क्या समझ रही है वो मेरे को पता चलना चाहिए, बोल। हमने दिया हुआ तो तेरा निकला क्यों नहीं? मुझे पता सब कुछ दिया, क्या दिया है तो बताओ ना। मेरा ओरिजिनल प्राइस बताओ, ओरिजिनल क्वांटिटी बताओ, न्यू प्राइस बताओ, न्यू क्वांटिटी बताओ। फटाफट जल्दी बताओ बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है। ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारा? पूरा बोल, कोई नहीं बोलेगा। 1 मिनट प्लीज, कितना दिया है? ओरिजिनल 4 है, ओरिजिनल 5 है, क्या है? ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा? सर उसमें ओरिजिनल प्राइस वर्ड ही नहीं दिया, तो हमें समझाना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ओरिजिनल क्या था। जो पहले दिया होता है वो ओरिजिनल। बेटा तूने कॉमर्स पढ़ी है ना, आर्ट साइड से तू, तो आर्ट्स में तो इकोनॉमिक्स तो होती है, क्यों नहीं होती? ये एक तो ये ऑप्शन उन्होंने बच्चों को बर्बाद कर रखा है। ऑप्शन में सस्ते में निकाल दिया होगा, ठीक है, अब दिक्कत आ रही है। सस्ते का मतलब समझो इजी वाला कोई सब्जेक्ट होगा, चूज कर लिया होगा। वो कौन से होते हैं? वो फिजिकल साइंस और ये साइंस और वो। चलो जो भी है, ओरिजिनल प्राइस 5 रुपए है, ठीक है प्लीज। और वो कह रहे हैं जी प्राइस चेंज हो गया, इट बिकम्स 4 रुपीज। तो न्यू प्राइस कितना हो गया? 4। निकाला था ये? ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? जल्दी बोल बेटा। ओरिजिनल क्वांटिटी 10 थी, न्यू क्वांटिटी ये कर लिया था तूने? सच्ची सच्ची बताइयो, ये रजिस्टर पे करा था? ये कर लिया था? तो फिर दिक्कत क्या है? अब डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज, तो ये चेंज आ गया 20, सॉरी 10, और
चेंज इन प्राइस कितना आ गया 1, बस खत्म हो गया। तो डेल्टा क्यू 10, डेल्टा पी 1, ओरिजिनल प्राइस 5, ओरिजिनल क्वांटिटी 10, 10 से 10 कट गया। क्या है इसमें? नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? प्लीज 1 मिनट बेटा, क्या प्रॉब्लम थी वही तो पूछ रहा हूं। क्या नहीं समझ आया था? क्या कंफ्यूज हो रही थी? मतलब समझ नहीं आया था, कंफ्यूज हो रही थी? अरे कुछ रीजन तो होगा उसका, है? अरे भैया वहां लैंग्वेज, यही तो मैं बोल रहा हूं, हिंदी नहीं आती, प्रॉब्लम हिंदी की है। इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना है, ये बोल। क्या लिखा है वो? ड्यू टू दिस देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम 10 kg टू 20 kg। अब इसमें क्या समझने वाला बात है? फिर 10 से 20 होगी, तो इसका 10 ओरिजिनल थी, 20 न्यू थी, तो चेंज कितना हुआ? 10। इसमें क्या समझ? हिंदी, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, यही प्रॉब्लम होने वाली है और कुछ नहीं है। मतलब इसमें ऐसा क्या था? तेरे साथ वो आर्ट्स के और भी बैठे। ग्रेसी तूने करा है? क्या आंसर है? प्रीति 5, और आर्ट्स वाला, साइंस वाला कोई? बाकी सारे कॉमर्स वाले हैं। तो बेटा कोशिश करो। और इससे सिंप्लीफाइड कैसे सिखाऊं, मुझे तो नहीं समझ आता। समझना तो एग्जाम में आपको ही पड़ेगा, लैंग्वेज निकालनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन फटाफट से, हमारे पास टाइम है, एक क्वेश्चन और करो फटाफट से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम, द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹20 to TO2 ₹25, ₹20 to ₹25, full stop. Due to this, the demand of such commodity reduces from 50 to TO2 30 units, from 50 to 30 units। 50 से कितनी हो गई? 30 हो गई, फुल स्टॉप। प्राइस इलास्टिसिटी कंप्यूट करो। एवरीथिंग इज गिवन द क्वेश्चन। गलती होगी तो तुम्हारी कैलकुलेशन में होगी। हो गया? टू 25, 20 से 25 हो गया। 22 TO2 बोला था साथ में, 20 से 25 हुआ है, 22 से 25 नहीं हुआ। ठीक है? हो गया? अभी ओ नालायक हो गया बरखा? जल्दी जल्दी। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? ओरिजिनल प्राइस कितना था? 20। न्यू प्राइस कितना था? 25। 20 और 25, चेंज कितना हो गया? 5 रुपए का। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 50। न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई? 30। चेंज कितना हुआ? 20। बस अब अप्लाई कर दो। डेल्टा क्यू
अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, यही है ना? कितना आ रहा है? 1 जो भी आ रहा हो देख लेना, मतलब डिवाइड तो कर ही लोगे आई होप। आंसर बताओ, वेरिएंट। क्या आंसर आएगा? इसका मतलब जितना प्राइस में चेंज आया उसके कंपैरिजन में डिमांड में 1.6 टाइम्स क्या आया? चेंज आया। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 1.6। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडवांस लेवल पे भी चलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास तक हम 8-10 क्वेश्चन टोटल मिला के कर चुके होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी सोनाली मैम की क्लास है, सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।